नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। आज विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी और महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। हालांकि इस महत्वपूर्ण बैठक से कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं देखने को मिला। एक जो बड़ी जानकारी निकाली जा सकती है वो ये कि 14 सदस्यों वाली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन कर लिया गया, जिसमें से लगभग 13 नाम सामने रख भी दिए गए और 14वां मेंबर किस पार्टी से होगा ये स्पष्ट कर दिया गया। हालांकि नाम अभी सामने नहीं रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से तमाम बड़ी चर्चा देखने को मिल रही थी कि इस तीसरी बड़ी बैठक से एक लोगो डिसाइड होकर निकलेगा, एक नाम निकलेगा जो संयोजक का होगा, या किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी ये जानकारी देखने को मिलेगी। लेकिन इस बैठक से अब, क्योंकि बैठक खत्म हो गई है, ये कहा जा सकता है कि जिस जानकारी के निकलने का इंतजार था वो जानकारी निकल कर नहीं आ पाई है। बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने की उम्मीद थी, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, कितना इंतजार इस बैठक का हुआ कि 31 या 1 तारीख को कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, हो सकता है नाम डिसाइड हो जाए संयोजक का, लेकिन बैठक खत्म हो गई, संयोजक का नाम देखने को नहीं मिला, ना ही एक छोटे से लोगों पर सहमति बन पाई। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज की बैठक से लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी जानकारी सामने आएगी। पर जिस तरह से वहाँ पे एक ही जो मेन जानकारी सामने आई है कि वहाँ पर जो गठबंधन की जो 13 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें कि 2 मुख्यमंत्रियों को जगह मिली है और एक डिप्टी सीएम उसमें शामिल हैं। और अगर मोटे-मोटे तौर पर देखा जाए, जो इसमें कमेटी में शामिल हुए, इसमें तेजस्वी यादव हैं, हेमंत सोरेन हैं, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, केसी वेणुगोपाल, बहुत सारे लोग शामिल हैं। 13 लोग शामिल हैं और फिर शाम होते-होते कहा गया कि नहीं, एक नाम और शामिल है, वो सीपीआईएम का है, वो नाम हम बाद में बताएँगे, कुल मिला के 14 का। लेकिन आप ये देखिए कि जिस चीज़ के लिए इंडिया गठबंधन आज आया था, जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना थी और जो सबसे ईज़ी वर्क था, वो था लोगो रिवील करना, कि आज लोगो तय हो जाए। तो जब इंडिया गठबंधन एक सबसे छोटी चीज़ लोगो, जिसका महत्व सिर्फ़ इतना है कि वो आपकी पहचान बताएगा, उससे किसी को कोई एतराज़ नहीं। वो लोगो ही रिवील नहीं हो पाया, उसी पे सहमति नहीं हो पाई। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन पेपर में है, वो है सीट शेयरिंग का, जो सबसे टफेस्ट है। वो कहते हैं ना, जब हम पर्चा देने जाते हैं, पेपर देने जाते हैं, तो सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है उसको हम राउंड कर लेते हैं, ये ऐसा है ना, ये कोई नहीं कर पाएगा, और फिर सबसे ईज़ीएस्ट वाले को। तो सबसे ईज़ीएस्ट था लोगो बनाना और लोगो आज बताना, जिसका कि कल से ज़िक्र चल रहा है। और सबसे टफेस्ट है सीट शेयरिंग का। तो आप हिसाब लगाइए, सबसे ईज़ीएस्ट क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आया, तो सबसे टफेस्ट का कैसे आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल आज की बैठक के बाद पैदा हुआ है। जी, लेकिन इसके साथ साथ सर, बैठक के बाद तमाम बड़े बयान भी देखने को मिले, कई सारी बड़ी बातें की गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हुए नजर आए हैं कि अब आप जिस तरीके से विपक्षी गठबंधन आगे बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, वैसे ईडी की रेड के लिए तैयार हो जाइए, या फिर बड़ी और रेड के लिए, इस तरीके की कार्यवाही के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अभी तो गठबंधन की मजबूती ही देखने को नहीं मिल रही। अब मुझे ये भी समझ नहीं आया कि गठबंधन में जब आपने जो सबसे बड़ी अभी कमेटी बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, आप 28 दल हैं। 28 में से आपने 14 को नुमाइंदगी है। बाकी 14 क्या करेंगे? चाहे वो छोटे दल हैं। अब इसमें एक नाम महबूबा मुफ्ती का भी है। अब महबूबा मुफ्ती भले ही एक पूर्व सीएम है, लेकिन उनकी पार्टी का भी क्या है? यहाँ पे एक भी सांसद नहीं है लोकसभा, राज्यसभा। और बाकी जो 14 पार्टियां हैं, जिनको आपने नुमाइंदगी नहीं दी है, इसमें आपने इसको पार्टिसिपेशन नहीं दी है इस कमेटी में। अब जब इस कमेटी की मीटिंग होगी, इंपॉर्टेंट बातें होंगी, तय होंगी, तो वो 14 कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? उनको क्या लगेगा क्या हो रहा है, हमें क्या पता वहां पे क्या हो रहा है। तो ये सबसे पहला जो एक यहाँ पर एक गलती हो गई कि 28 की 28 पार्टियों के एक एक मेंबर को अगर नॉमिनेशन दे देते तो कॉन्फिडेंस भी बना रहता और एक विचार भी होता कि यार ठीक है यार, अब जब मीटिंग हो रही है तो हमारा कोई तो है वहां पे मौजूद, जिसके जरिए हमें पता लगेगा या जिसके जरिए हमारी बात रखी जाएगी और देखने के लिए मिलेंगी। और वो कन्वीनर का नाम भी लगभग तय है, वो ऐसा कुछ भी नहीं। जी सर, इसके साथ साथ एक बार फिर से रेजोल्यूशन जो है तीसरी बैठक में शेयर किया गया कि हम I.N.D.I.A गठबंधन में जहां तक संभव है वहां तक चुनाव लड़ेंगे, या फिर आगे भी बहुत सारी बातें कही गई है। और ये बातें दोहराने की जरूरत क्यों पड़ी है, मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है। ये दोहराने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि यहाँ पर हर पार्टी एक दूसरे को ये बताने के लिए तैयार है कि देखिए, हम
हम तो आए हैं बस आपके लिए, आप चिंता न करें, हम एक दूसरे के साथ हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा? अब ये भी है ना, जब सीट शेयरिंग होगी तो मैंने ऐसा भी सुना है कि बीच में कुछ नेताओं ने मीटिंग में कहा है कि हम कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे मोदी को हराने के लिए, कोई बात नहीं है। और अभी बहुत सारे लोगों के भाषण हुए जिसमें कईयों ने सरकार को और पीएम मोदी को भ्रष्ट बताया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस सरकार जो अभी चल रही है उसकी यही तो खासियत है, 2014 के बाद से देश में कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई। आप इतना बड़ा एलिगेशन पीएम पे लगा रहे हैं, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, किस बेस पे कह रहे हैं? अडानी को लेकर आप उनका नाम बार बार साथ में जोड़ते हैं। अब वो देश के पीएम हैं, वो देश के सबसे बड़े व्यवसायी हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, इतनी बात। तो ये बातें जो भी आप जनता के बीच लेके जाएंगे, बहुत एक हास्यप्रद बात ये है इसमें गीता, कि लालू प्रसाद यादव ने 15 लाख रुपए का जिक्र किया कि हमने सोचा था 15 लाख मिलेंगे, हमने और अपने परिवार ने, मेरे ने पूरा खाता खुलवा लिया अपना अकाउंट में। अरे लालू जी को 15 लाख की जरूरत कब से पड़ गई? इतने घोटालों के उनपे इल्जाम लग रहे हैं, इतनों में वो सजा भुगत रहे हैं, इतनों में केस अभी चल रहे हैं, करोड़ों के घोटाले हुए, अरे अब भी आप 15 लाख ढूंढ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप क्या कह रहे हैं आप प्रेस में जाकर कि हम 15 लाख के लिए हमने खाता खुलवाया, अभी भी पैसों की जरूरत है। कुछ जी घोटाले ऐसे थे जिसमें आपका नाम साबित हो गया, सजा अनाउंस हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ में अभी नए तौर पे चीजें चल रही हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि, तो ये मुझे लगता है कि गठबंधन को एक अपना कॉमन, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी की जरूरत नहीं थी, सबसे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत थी। सबसे पहले इस बात की जरूरत थी कि गठबंधन का कोई भी नेता जब किसी भी स्टेज पर, मंच पर या प्रेस के सामने जाएगा तो हमें किन बातों को रखना है, हमें किस बात को सामने रखना है। अगर आप ऐसी बातें आके करेंगे, हम हटा देंगे मोदी को, रहने नहीं देंगे, 15 लाख नहीं आए और ये सब बातें, और दूसरा नेता आएगा वो दूसरी बात रखेगा, तीसरा नेता आएगा वो, तो सबसे पहली जरूरत थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की, क्योंकि आप तीसरी बार लगातार मिले हैं, वो नहीं हो पाया। दूसरी जरूरत थी सभी पार्टियों को नुमाइंदगी देने की, 28 में से 14 को ही आपने नुमाइंदगी दी है। तीसरी सबसे बड़ी जरूरत थी दूल्हा कौन है वो तय हो जाए, यानी कि कन्वीनर कौन है वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी घर के लिए मुखिया जरूरी है, किसी भी देश के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मंदिर की छोटी सी कमेटी के लिए भी एक मुखिया जरूरी है, जो लीड करता है, जो बताता है कि क्या आगे होना है, कैसे करना है, वही नहीं होता। जी सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बात बहुत कॉमन थी कि बेशक दूल्हा डिसाइड नहीं हो पाया, बेशक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि किस चिन्ह के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात जो सभी की तरफ से कही गई वो कॉन्फिडेंस की थी कि अब अलायंस और ज्यादा मजबूत हो गया है, मजबूती से आगे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो है भाजपा इसे देखकर घबरा गई है, सत्ताधारी पार्टी घबरा गई है, इस तरीके के तमाम बयान देखे गए हैं। यहां तक कि केजरीवाल तो ये भी कहते हुए नजर आएंगे हम में किसी तरीके का कोई झगड़ा नहीं है। यानी जितनी भी अटकलें इन बैठकों से पहले थी कि आम आदमी पार्टी शायद अलायंस से बाहर हो जाएगी, शायद दिल्ली में मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी या पंजाब में नहीं लड़ेगी, वो सारी तमाम बातें खत्म करते हुए नजर आई हैं। तो बिल्कुल, और एक बात मीटिंग से अंदर से ये भी सूत्रों द्वारा पता लगी कि जब वहां पर एकदम से कपिल सिब्बल आज प्रकट हो गए, वो पहुंच गए वहां पर, तो उसमें भी कुछ लोगों को बहुत असहजता थी। खासकर मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग ज्यादा असहज हो गए होंगे, क्योंकि अपनी पूरी राजनीति सारी उम्र कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के जरिए की है। भले ही अब वो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के जरिए गए हों, लेकिन वहां पर असहजता थी, और उनको लेके एक वहां पे सहज माहौल नहीं था, एक इजी माहौल नहीं था कपिल सिब्बल को लेके, कि वहां पर वो आ गए। तो ऐसी आने वाली दिनों में बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं। और फिर वही बात की, आपने सही कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तो आ गई, लेकिन ये कैसे काम करेगी? और अब ये कहा गया है कि लोगों के लिए आप अपनी अगली बैठक का इंतजार करें। अगली बैठक कब होगी, अगली बैठक कब होगी इसकी भी डेट अभी तय नहीं है। आज 1 सितंबर है, और आप ये मानकर चलिए कि 18 से 22 तक जब ये स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा तो कुछ दिन उसमें खप जाएंगे, कुछ दिन हो सकता है आपके पहले तैयारी में चले जाएं, और कुछ दिन आप जो उसमें बिल लाएंगे, ये तमाम चीजें होंगी, उसके विरोध में आपके चले जाएं। तो अगली मीटिंग कब होगी? आते आते अक्टूबर का महीना आ जाएगा। और माना ये जा रहा था कि अंदर से नीतीश कुमार से लेके ममता बनर्जी तक ये बोल रहे थे कि फटाफट कीजिए, फटाफट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, हमें जल्दी करना है जो करना है। तो उस फटाफट का नतीजा मुझे आज तो नजर नहीं आया। मुझे आज तो ऐसा नहीं लगा कि इस फटाफट के अनुरूप कुछ हुआ है। कम से कम मिनिमम मैं ये सोच रहा था कि कम से कम एक कन्वीनर का नाम,
एक लोगो और झंडा, वो तो आज दिख ही जाएगा। वो 3 चीज़ें दिख जाती हैं, तो हमें लगता है कि एक कदम और आगे बढ़े और उसके बाद अब देखते हैं कि अगली बैठक में वो छोटी-छोटी जो कमेटियाँ बननी हैं या सीट शेयरिंग का जो फ़ॉर्मूला है वो तो होना है। अब सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला भी मान लीजिए अगर इसी कमेटी ने तय करना है जो ये 14 चुने गए हैं, तो उन दलों का क्या जिनको आपने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दी, वो अपनी बात कैसे रखेंगे वहाँ पे? और वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पे कैसे अपनी बात रखेंगे कि भाई साहब हमें आप इतनी सीटें दें या ने ना दें या हमारा इसमें क्या रहेगा रोल? वो कमेटी उनसे कैसे बात होगी जब वो है ही नहीं है उस कमेटी में? तो बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो नहीं हुई हैं और एक चीज़ जो इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा मुखर रही है बातचीत जो अंदर से निकल के सामने आई कि इस चीज़ को लेके बहुत चर्चा हुई कि कहीं देश में जल्दी चुनाव ना हो जाए, उसके लिए तैयार रही, कहीं चुनाव ना जल्दी हो जाए। ये बात भी बार-बार जो है कई नेताओं द्वारा वहाँ पे दोहराई गई और ममता बनर्जी तो बहुत दिन पहले से ही आपको पता है कि ये बात बोल रही थी कि सभी हेलीकॉप्टर बुक हैं और इसके बाद अब ये एक देश एक चुनाव की बात सामने आई है, तो सारे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट नज़र आ रहे हैं और वही बात है कि अलग-अलग बातें, अलग-अलग चीज़ें, लेकिन किस तरह से आपने देखा कि एक गुगली एक आप इसे कह सकते हैं एक देश जो एक चुनाव की बात है और उसी में मुझे लगता है आज पूरा विपक्ष उलझा नज़र आया और अपनी मेन-मेन चीज़ें तो वो सभी भूल गए और इसी गुगली को कैसे खेलना उसमें जुट गए हैं। तो ये आज की बैठक का जो नतीजा आना चाहिए था सामने, एक कमेटी की अगर बात को छोड़ दें तो और कुछ ख़ास नहीं रहा। जी, यानी कुल मिलाकर सर ये कहा जा सकता है कि अ, बैठक से जितनी उम्मीद थी उतने रिजल्ट नहीं आए और अब अगली बैठक का बेसब्री से इंतजार होगा। सर पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? पूरे मुद्दे को कंक्लूड वही जो दिन में आज कह रहा था कि कम से कम जो एक वो जसपाल भट्टी साहब का एक नाटक आता था उसमें वो बहुत बड़े अफ़सर का रोल प्ले करते थे और वो एक मीटिंग बुलाते हैं सभी अफ़सरों की हर बार और ये तय करते हैं कि हमने अगली मीटिंग कब रखनी है। एक्चुअली उस मीटिंग में एजेंडा ये होता था कि वो समोसा, चाय और बर्फी खाई और खाते-खाते ये तय कर ले कि हमने अगली मीटिंग कब रखनी है और फिर अगली मीटिंग में ये तय करते थे अगली मीटिंग कब रखनी है। चलो वो इतना तो कर रहे थे, चाहे वो भले कॉमेडी सीरियल था, लेकिन यहाँ तो इस बैठक में ये भी तय नहीं हुआ कि अगली बैठक कब रखनी है। मीटिंग में यही तय कर लेते कि अगली मीटिंग कब रखनी है और उसमें लोगों के रिवील होगा या कन्वीनर बताएँगे, वो भी नहीं हुआ। तो यही इसका कन्क्लूज़न। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। चर्चा में आप जुड़े और मीटिंग में ये तक डिसाइड नहीं हो पाया कि अगली मीटिंग कब होगी। यानी जो बाकी महत्वपूर्ण डिसीजन थे कि पार्टी किस चिन्ह पर आगे बढ़ेगी, झंडा कैसा होगा या फिर संयोजक का नाम क्या होगा, ये कुछ भी देखने को नहीं मिला है और जितनी उम्मीदें लगाई गई थी बैठक से वो धरी की धरी रह गई है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि शायद अगली बैठक कुछ बेहतर लेकर आएगी, लेकिन ये अगली बैठक होगी कब? तमाम जानकारी लेकर नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।